गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपने अभी तक हमारा जितना भी लाइव सेशन चला है, लाइव वीडियोस चले हैं और जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड हुए हैं, आप सबने जरूर देखा होगा और आप सबने सारे वीडियोस को अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ा होगा। तो बेटा, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चंद लाइनें आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। बच्चों, किस्मत हमेशा होती है, किस्मत हमेशा होती है, लेकिन हर एक चीज किस्मत से नहीं मिलती। बच्चों, किस्मत तो होती है लेकिन हर एक चीज किस्मत से नहीं मिलती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खुद कड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है। तो बेटा, हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाना होता है। कुछ चीजें हमें उन बदलावों से सीखने को मिलते हैं। समाज हमें क्या सिखाता है बेटा? समाज हमें यह नहीं सिखाता कि आप क्या हो, कैसे हो। समाज आपकी अच्छाइयों को तब प्रमोट करता है बेटा जब आप एक बुलंदी पे होते हो, लेकिन अगर आप मिडिल फेज में हो तो वो समाज आपके अच्छाई नहीं, वहां बुराई देखता है। तो अगर आपको बुलंदी पे पहुंचना है तो बेटा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस कड़ी मेहनत का नतीजा ही ये होता है बेटा कि आप अपने आप में, अपने माता पिता को, अपने फैमिली को गर्व महसूस करा सकते हो। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको जो हमने ये बातें कही हैं वो आपके दिमाग में बैठी होंगी कि आपको क्या करना है। बेटा देखो, सबको ये नहीं कहा जाता बेटा कि आप डेली, माता पिता ये नहीं कहते ना कि डेली बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। माता पिता का ये काम है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो बच्चों का एक काम होता है ना कि अपने माता पिता के सपनों पे खरे उतरें। तो आप अपने आप को किस लेवल में मानते हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हर एक लेवल को पार करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने आपसे क्या बात किया है? अभी तक हमने आपसे बात कर लिया है कि बेटा सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की बात स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें राउल्स लॉ मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ को, और राउल्स लॉ को प्रॉपर ढंग से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो बेटा, जब हम बात करते हैं राउल्स लॉ की, किसके बारे में बात करते हैं? राउल्स लॉ। थोड़ा सा एक बात आपको यहां पे ध्यान देना है। राउल्ट का नियम। अब भाई, जब हम राउल्ट के नियम की बात करते हैं, राउल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, तो राउल्ट ने क्या कहा कि फॉर अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, क्या कहा बेटा कि फॉर अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन है बेटा जो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। सॉरी, नॉन वोलाटाइल नहीं, बार बार मेरे दिमाग में नॉन वोलाटाइल क्यों आता है, वोलाटाइल है थोड़ा सा। कि फॉर अ वोलाटाइल सॉल्यूशन द कंपोनेंट्स partial pressure is direct, yeah, partial pressure is depends on its mole fraction। ठीक है, क्या कहा गया कि किसी वाष्पशील विलयन के लिए, किसी वाष्पशील विलयन के लिए, अब भाई जैसे ही आप किसी वाष्पशील विलयन के लिए बात करने लगते हो ना बेटा, तब आपको क्या ध्यान देना है? विलयन के लिए प्रत्येक अवयव पर लगने वाला आंशिक दाब अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि सिमिलर तो कॉन्सेप्ट है बेटा हेनरी का। हेनरी ने बस क्या कहा था बेटा कि सारे कंडीशन का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो
जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बस क्या कर दिया कि अगर आप वोलाटाइल सोल्यूशन ले रहे हो तो इसमें जितने भी कंपोनेंट लोगे उन पे जो पार्शियल प्रेशर लगेगा बेटा वो उसके किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा या मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंडेंट होगा। तब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा कि पार्शियल प्रेशर, क्या लिखोगे आप बेटा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर किस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है बेटा, मोल फ्रैक्शन पर। यानी जो आंशिक दाब है, क्या है बेटा, आंशिक दाब, वो किसके समानुपाती है, मोल अंश के। किसके समानुपाती है, मोल अंश। तब अब बेटा यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो आंशिक दाब है, दाब के लिए आप क्या सिंबल इंडिकेट करते हैं, P, और मोल अंश के लिए आप क्या इंडिकेट करते हैं, X, या जिसे आप क्या कहते हो बेटा, काई। तो अब यहां से ये क्या बन गया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब बेटा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या कांस्टेंट लगाते हैं, P नॉट X। अब बेटा ये जो P नॉट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट्स कांस्टेंट, राउल्ट्स पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, राउल्ट्स पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, यानी राउल्ट का आंशिक दाब स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा, राउल्ट्स का आंशिक दाब स्थिरांक। ठीक, अब यहां पे ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई क्या मैंने कहा कि P इक्वल टू P नॉट X, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इसी कंडीशन को समझे बेटा, थोड़े से हर एक कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। अब मान लेते हैं एक सोल्यूशन है, ठीक है, बिलियन है। इस बिलियन में दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है बेटा, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आपका क्या है, A, दूसरा कंपोनेंट क्या है, B। क्या है बेटा, A, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, B। अगर हम A के लिए बात कर ले बेटा कि नंबर ऑफ मोल, पहले तो आपको यह बात करनी पड़ेगी ना, नंबर ऑफ मोल। अगर मोल है तो बेटा इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, मान लेते हैं N1, और इसको किससे डिनोट करेंगे, N2। तो जब हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी मोल अंश निकालेंगे बेटा, तो मोल अंश को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, X1। थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान देना है बेटा कि मोल फ्रैक्शन को आप किससे इंडिकेट करेंगे, X1, और इसके लिए क्या आप इंडिकेट करेंगे, X2। अब आपने पढ़ा होगा कि X1 इक्वल टू क्या होता है, N1 अपॉन N1 प्लस N2, और X2 इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये बात क्लियर हो गई। अगर बेटा मान लेते हैं कि इन पे लगने वाला जो आंशिक दाब है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आंशिक दाब, यानी पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर हम इसके पार्शियल प्रेशर की बात करें तो अगर इसका जो पार्शियल प्रेशर है इसे हम क्या मान लें, P1, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P2। क्या हो जाएगा, P2। तब अगर हम इस कंडीशन से इंडिकेट करें इसे, तब हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, और इसके लिए क्या लिखेंगे कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, ये लिख लेंगे। अब भाई P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, X1 के, और P2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, X2 के। तो बेटा अब आप ये बताओ, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने पर मैंने एक कांस्टेंट लगाया था ना, क्या लगाया था, P नॉट। अब 1 का टर्म है तो बेटा बस यहां आपको क्या लिखना है, P1 नॉट, और यहां पे साथ में क्या लिख देंगे, X1। अब ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा जब आप करोगे किसके लिए, P2 के लिए, तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, और यही सिमिलर पैटर्न आप फॉलो करोगे, कांस्टेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, P2 नॉट X2। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक, अब जब आपने ये दो कंडीशन निकाल लिया तब आपको याद आ जाना चाहिए बेटा डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। क्या याद आ जाना चाहिए, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। अब ये एक लॉ होता है बेटा जिसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्या कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम।
अब इन्होंने क्या कहा है बेटा, ये ध्यान देना। इन्होंने कहा है डाल्टन ने कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ components is equal with total pressure, ठीक है। अब डाल्टन ने क्या कहा है बेटा कि पार्शियल आंशिक दाबों का जो योग है, आंशिक दाबों का योग संपूर्ण दाब के समान होता है। ये किसका नियम है बेटा, डाल्टन का। अब ये बात किसने बता दिया, डाल्टन ने बता दिया। तब आपको क्या करना है बेटा, जैसे ही ये बात इन्होंने बता दिया, आपको क्या करना है कि इसे थोड़ा सा उसी पैटर्न में आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। अब इन्होंने क्या बताया कि भाई जो टोटल प्रेशर है, तो इसे हम ऐसे लिख लें, टोटल प्रेशर, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, संपूर्ण दाब। अब संपूर्ण दाब किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट। ओह, यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी अब अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब जब आपको ये कंडीशन मिल गया, तो अब आप बताइए संपूर्ण दाब को किससे डिनोट करते हैं बेटा, पीटी से। अब पार्शियल प्रेशर दो अवयव थे, एक अवयव हमारा क्या था, ए, दूसरा अवयव क्या था, बी। अब इसका प्रेशर क्या मान ले, पीए, और इसका पीबी। तो जिसे पीए को हम लोग क्या मान रहे थे बेटा, पी1, और पीबी को क्या मान रहे थे, पी2। तो यहां से क्या मिला हमें, पीटी इक्वल टू पी1 प्लस पी2, पीटी इक्वल टू पी1 प्लस पी2। अब जैसे ही आपको पीटी इक्वल टू पी1 प्लस पी2 मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि पीटी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, पी1 नॉट x1, और पी2 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, पी2 नॉट x2। ये बात हो जाएगी। अब अगर बेटा हम इसे क्या मान ले, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो आपने एक बात मोल फ्रैक्शन के लिए क्या पढ़ा होगा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से बेटा x1 की वैल्यू अगर निकाल लें, तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस x2 आएगा, ठीक है। तो अब इसे ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में x1 का मान रखने पर, x1 का मान रखने पर, put the value of x1 in इक्वेशन थर्ड। यानी बेटा अगर आपको इक्वेशन थर्ड में किसकी वैल्यू पुट करना पड़ जाए, x1 की, तो क्या हो जाएगा बेटा, pt इक्वल टू p1 नॉट, और x1 के प्लेस पे क्या है बेटा, 1 माइनस x2, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, p2 नॉट x2 हो जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि pt इक्वल टू p1 का 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p1 नॉट ही होगा, माइनस p1 नॉट का किस में कर रहे हैं, x2 में, तो यहां से क्या आएगा, p1 नॉट x2 आ जाएगा, प्लस यहां से क्या आएगा, p2 नॉट x2, ये आ जाएगा। अब यहां से बेटा इसे और क्या कर सकते हैं, pt इक्वल टू यहां से p1 नॉट माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, x2 ले लिया, और यहां से बचेगा क्या, p1 नॉट माइनस p2 नॉट। अब ये वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, p टोटल, कब, जब आप x1 की वैल्यू ले रहे हैं, एज लाइक फॉर x2, एज लाइक फॉर x2। इसी तरीके से x2 के लिए आपको करना हो जाए तो x2 के लिए क्या आएगा बेटा, जब आप x2 के लिए करोगे तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1,
इस वैल्यू को लेके चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन और प्लस क्या हो जाएगा बेटा पी टू नॉट। अब यहां पे क्या आएगा, वन माइनस एक्स वन आ जाएगा। अब यहां से करेंगे बेटा तो क्या आएगा, पी वन नॉट एक्स वन आएगा माइनस पी टू नॉट का वन में करेंगे तो पी टू नॉट ही होगा, माइनस इसका एक्स वन में करेंगे तो क्या आएगा, पी टू नॉट एक्स वन। ये आ गया। अब बेटा जैसे ही ये आ गया, आप क्या कर सकते हैं कि माइनस को इधर ला लीजिए, माइनस पी टू नॉट कर लेते हैं पहले अभी, या ऐसे ना करके छोड़िए, ये करते हैं भाई पी वन नॉट एक्स वन माइनस पी टू नॉट एक्स वन माइनस पी टू नॉट, ये हो जाएगा। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स वन बचा क्या, पी वन नॉट माइनस पी टू नॉट और यहां माइनस पी टू नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी टी की। जब हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं बेटा, जब हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स टू की। ठीक है, तो अब यहां पे आपको ये दो कंडीशन देखने को मिलते हैं, किससे, राउल्ट्स लॉ से, जब आप टोटल प्रेशर की बात करते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप टोटल प्रेशर की बात कर लिए, तब आपको यहां पे एक कंडीशन समझना होता है कि क्या राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। तो अब यही बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, अब जब आप बात करते हो तो यहां पे इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं सिंपल से फॉर्म में, ये थोड़ा सा, हाँ, राउल्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, अब इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, हेनरी का लॉ क्या था बेटा, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ, दो की बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ। अब अगर हम हेनरी लॉ की बात करते हैं तो बेटा हेनरी लॉ किसके लिए था, गैस इन लिक्विड के लिए। किसके लिए था, गैस इन लिक्विड के लिए। और ये किसके लिए है बेटा, वोलाटाइल लिक्विड के लिए, यानी ये जनरली लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, यहां भी हम बेटा किसकी बात करते थे, पार्शियल प्रेशर, यानी यहां भी हमें आंशिक दाब ही बात करना था। किसके बारे में बात करना था, आंशिक दाब के बारे में। और यहां भी हमें किसके बारे में बात करना है बेटा, पार्शियल प्रेशर के बारे में, आंशिक दाब के बारे में ही बात करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहां पे आप क्या कहते थे, यहां पे आप कहते थे ना कि P इक्वल टू के एच एक्स, और यहां पे आप क्या कह रहे हैं, P इक्वल टू पी नॉट एक्स, यही बात तो हो रही है। अब बेटा जब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट अगर ऐसे मान ले, P के एच एक्स और यहां P इक्वल टू पी नॉट एक्स, अब ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये हो गया। अब इसे ऐसे लिखें, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या लिखेंगे बेटा कि P इक्वल टू के एच एक्स लिखेंगे अपॉन P इक्वल टू पी नॉट एक्स लिखेंगे। x से x कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, यहां पे इधर क्या बचा, 1, यहां पे क्या बचा, के एच अपॉन पी नॉट, और पी नॉट का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ऐसे लिख दीजिए कि के एच इक्वल टू पी नॉट। अब यहां पे यही बात आपको समझनी है कि जब आपका क्या, कि इफ के एच इक्वल टू पी नॉट, यानी यदि के एच बराबर क्या हो जाए बेटा, पी नॉट हो जाए, तब क्या होगा, तब ये किस क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा। कौन, राउल्ट लॉ किसका हो जाएगा, हेनरी लॉ का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन से होगा, उसमें आपको किसी भी कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर यही बात कहा जाए बेटा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, अगर कहा यह जा रहा है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आ गया, क्या आ गया बेटा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब यहां पे थोड़ा सा इसे भी ध्यान देते चलते हैं, किसके लिए, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक,
अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। अब बेटा जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बात करते हैं राउल्ट्स लॉ, तो बेटा यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, यहां पे आपको सीधे दिमाग में एक बात बैठा लेनी है। क्या बैठानी है कि एक्स बी इक्वल टू क्या, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये कंडीशन आपको बैठा लेना है। अभी ये कंडीशन आया कहां से, कैसे समझना है, ये सारे कंडीशन आपको अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें हम बात करेंगे बस। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बेस होता है, जो कि आपको किसमें पढ़ना होता है, राउल्ट लॉ के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। ठीक है। अब बेटा जो राउल्ट्स लॉ है, यहां पे ध्यान देना है आपको, जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट का नियम, इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जब हम किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी अब यहां पे इसे ऐसे लिख रहे हैं, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। अब यहां पे आपको ध्यान देना होगा, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहां पे भी हमें सॉल्यूशन 2 तरीके से समझना होता है। एक हमारा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन बोलते हैं बेटा, और दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। यानी अब हमें बात करनी है किसके बारे में बेटा, आदर्श विलयन के बारे में, और साथ ही साथ किसके बारे में बात करनी है, अनादर्श विलयन के बारे में। अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के लिए आपको क्या ध्यान देना है, जब आप आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, आइडियल सॉल्यूशन, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, आदर्श विलयन। क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। तो अब इसे कैसे आप कहेंगे कि आप आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कि दैट सॉल्यूशन विच ऑबे राउल्ट्स लॉ। अब कहा यह गया कि ऐसा सॉल्यूशन जो किसका पालन करता है बेटा, राउल्ट के नियम का, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आदर्श विलयन कहलाता है। अब यानी अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट में ये बात हो जाए कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो कैसे होगा कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है बेटा, यहां पे आपको कुछ कंडीशन ध्यान देने हैं। क्या ध्यान देना है कि पहला जो कंडीशन होगा, इसमें क्या होगा कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होना चाहिए, और साथ में पी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी बी नॉट एक्स बी। ये होना चाहिए, कंपल्सरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है। सेकेंड वन कंडीशन यहां पे क्या होगा कि डेल्टा मिक्स एच, यानी जो मिक्सचर बन रहा है उसकी जो एंथैल्पी है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है बेटा वो क्या होगा, 0 होगा, जो कि किस में हो रहा है, चेंज में। ये जरूर ध्यान देना है। तीसरा, चेंज ऑफ वैल्यू इन मिक्सिंग ऑलवेज 0, यानी अगर आप दो मिक्सचर है उसमें कोई चेंज कर रहे हो तो वो भी वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या करते हैं बेटा, ये किसको फॉलो करने लगते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना होता है बेटा कि द इंटरेक्शन फोर्स, यानी अब सिंपल से ऐसे इंटरेक्शन फोर्स
आकर्षण बल, ठीक है। अब जो आकर्षण बल होगा किसके किसके बीच, ए ए बी बी, ये एक तरीके के क्या होते हैं, इंटरेक्शन फोर्स होते हैं। इनमें जो ये फोर्स होगा ये किसके नियरली इक्वल होंगे, नियरली इक्वल विथ ए बी, यानी जो इंटरेक्शन फोर्स ए और ए के बीच है, बी और बी के बीच है, वही किसके इक्वल होगा, लगभग ए बी के बीच में होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको यहां पे एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा। क्या रिप्रेजेंट करना होगा, आइडियल गैस ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा। अब आइडियल गैस ग्राफ के लिए आपको बस सिंपल सा ऐसे एक ग्राफ बनाना है। यहां पे आपको क्या मान लेना है, ये पॉइंट क्या है, दो अलग अलग पॉइंट है। अब मान लेते हैं हम ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, और ये हमारा किसके लिए है बेटा, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप ये ग्राफ खींचेंगे, अब जो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर है मान लेते हैं ये है, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ये है, तो इन दोनों को जैसे ही आप मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है P1, ये हमारा क्या है P2, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, PT, ठीक। और P टोटल डाल्टन्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब इस समय अगर हम बात करें x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, यहां से 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसलिए 0 होगी, और इस समय ये अपने पीक पर है तो x1 इक्वल टू x1 मान ले, ओ सॉरी, x1 इक्वल टू x1 मानना है, x1 इक्वल टू x1 मान लिया। अब ऐसे ही जब हम इसके लिए बात करते हैं तो इस समय x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे है। और जब यहां पे हम बात करेंगे बेटा तो x2 किसके इक्वल मान ले रहा है, x2 के इक्वल। तब यहां से आप क्या करते हो, इन दोनों की कंडीशन से आप क्या निकाल लेते हो, एक कंडीशन निकालते हो ना कि P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, और यहां से आप क्या निकाल लोगे कि P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ये हो जाएगा। तब आप यहां पे इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बेटा इस चीज को मैंने अभी इससे पहले डिराइव करा दिया है था। अब ऐसे ही आप यहां P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1 नॉट x1, और P2 के लिए क्या लिखेंगे, P2 नॉट x2। अब ये दो चीजें आपको याद रखनी है जिससे आपको आने वाले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कंडीशन अगर जो फॉलो करे, इस तरीके के जो नेचर को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, आदर्श विलयन होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, किसकी बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, किसकी बात करते हैं, अनादर्श विलयन की बात करते हैं, तो क्या याद रखना है, डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। क्या कहा गया कि राउल के नियम का पालन नहीं करते। ध्यान देना है, क्या कह रहे हैं कि राउल के नियम का पालन नहीं करते। अब कौन नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तब आपको क्या करना है बेटा, तब आपको यहां पे ध्यान देना है कि PA इक्वल टू PA नॉट एक्स है, दूसरा क्या था, PB इक्वल टू PB नॉट XB। अब ये आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो भाई आपको ये पता है ना कि इक्वल कब होंगे, जब आप आइडियल की बात करोगे। नॉन आइडियल की बात करोगे तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। ये पहली कंडीशन आपके लिए रहेगा। दूसरी कंडीशन आपको बेटा क्या बात करना है, द चेंज इन मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके लिए बेटा एंथैल्पी की वैल्यू क्या, जो वहां पे क्या था, 0 था, क्या था, 0। अब यहां पे क्या 0 की इक्वल होगा, नहीं होगा, 0 से ज्यादा हो सकता है और 0 से कम हो सकता है। थर्ड वन जो डेल्टा मिक्स V, इसकी बात करते थे।
अब वहां पे आइडियल सोल्यूशन में हम क्या बात करते थे, जीरो, तो क्या यहां पे होगा क्या, नहीं, यानी जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है। अब यहां पे बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है, जो फोर्थ वन में इंटरेक्शन फोर्स की बात हो रही थी कि ए बी बी और ए बी, ये अब ध्यान देना है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, यानी समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। ठीक, अब जैसे ही आप ये टर्म समझ जाएंगे कि भाई ऐसी बात है, तब आपको क्या करना है कि इनमें भी आपको जो कंडीशन है कि जो इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो दो पार्ट्स में आपको यहां इन्हें फिर डिफरेंशिएट करना है। किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। किसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अनदर्स बिलियन को आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिराइव कर देना है। अब वो दो पार्ट में कैसे आप डिराइव करेंगे, आप दो पार्ट में पहला आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन। क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन। और निगेटिव डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। अब ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का कॉन्सेप्ट समझना है आपको, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब बेटा जब आपको पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है और निगेटिव डेविएशन, तो बस आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर जो राउल्स लॉ है, आप ऐसे बना लो दोनों में, अब ये कंडीशन राउल्स लॉ के लिए होता है। अब आपने इससे पहले वाले कंडीशन में देखा है, ऐसे था ना, ये राउल्स लॉ है। अगर बेटा जो ग्राफ है ये ऊपर जाए, कहां चला हो रहा है बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में, अगर ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर यही कॉन्सेप्ट क्या हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट कहां आ जाए, नीचे, ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन। अब अच्छा, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ए बी इंटरेक्शन इज लोअर। यहां पे ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब हम निगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो ए बी इंटरेक्शन क्या होगा, हायर, ज्यादा होगा। यानी यहां पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जो आकर्षण होगा वो कम होगा और यहां पे आकर्षण ज्यादा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तब भाई ये डेविएशन उल्टा क्यों हो रहा है, भाई हमने इंटरेक्शन कम कहा लेकिन जो ग्राफ बना रहे हैं वो ज्यादा बना रहे हैं। तो ध्यान ये देना कि जो कंडीशन है ये कम किससे होगा, ए और बी से कम होगा ना, इन दोनों से ये कम हो रहा है। तो अगर इन दोनों से कम होगा तो ये दोनों हमेशा ज्यादा हो जाएंगे, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ग्राफ कहां जाता है, ऊपर। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए और बी से जो इंटरेक्शन है वो ए बी का ज्यादा हो जाए तो ग्राफ कहां जाने लगता है, नीचे। बाकी एक कंडीशन आपको ये तो फॉलो करना है कि जो डेल्टा वी है ये जीरो की इक्वल नहीं, डेल्टा एच ये भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब सिमिलर प्रोसेस यहां है, डेल्टा एच ये भी जीरो के या नहीं और डेल्टा वी भी जीरो के इक्वल नहीं, यानी ये इनसे क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, अब जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तब बेटा आपको यहां पे कुछ कंडीशन समझने होते हैं। जैसे बेटा एक क्या आता है, एजियोट्रॉप्स। क्या आता है, एजियोट्रॉप्स। ठीक, अब बेटा एजियोट्रॉप्स इसे ऐसे लिखते हैं, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं बेटा, कि जिनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है। क्या ध्यान देना है बेटा, सॉल्यूशन है, एक बिलियन बना लो आप, इस बिलियन के जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे मान लो मैंने दो कंपोनेंट लिया, ए और बी, ठीक है,
और इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए सेम, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट सेम, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप। अगर जो क्वथनांक है बेटा वो क्या हो, समान हो, क्वथनांक क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब बेटा यहां पे एक कंडीशन आता है कि मैक्सिमम मिनिमम, तो बेटा जो ऐसा कंडीशन जो पॉजिटिव डेविएशन को, एजियोट्रॉप हो पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो करे तो वो मैक्सिमम कहलाएगा, जो निगेटिव डेविएशन को फॉलो करे वो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने राउल्स लॉ और इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया। अब बेटा आज के कॉन्सेप्ट में हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब ने आज का सेशन भी पूरे एंजॉय के साथ समझा होगा, जाना होगा और उसे एक एक पॉइंट को आपने नोट किया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।